नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं हूं शब्बीर अहमद। जिस तरह से आज देश में माहौल बनाए जा रहे हैं मुगलों के को लेकर के, ताजमहल मुगलों ने बनाया, लाल किला मुगलों ने बनाया, कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आज जो है दिल्ली में बहुत सारे रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड के नाम से रोड है, तो उसको निशानियों को जो है मिटाने की कोशिश की जा रही है। क्या मुगल इतने ही खराब थे? इस विषय पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव फजील अहमद जी से, और उनसे जो सीधा सवाल करते हैं। जी देखिए, मुगल जब इस देश में आए तो यहाँ बनारस का राजा, दरभंगा का राजा, भागलपुर का राजा, बनारस का, अवध का, मगध का, सब अलग अलग छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। और मुगलों ने इस देश को इकट्ठा संगठित करने का 9 पीढ़ियाँ लग गई, अखंड भारत बना दिया। उसमें बाबर भी है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, सब लोग हैं। सब ने कुछ न कुछ दिया है और कहते हैं आक्रांत है। हम पूछते हैं कि मुगलों ने लूटा तो ले कहाँ गए? भाई, जैसे आज़ादी के बाद हमारे देश के नेताओं ने पैसा लूटा इस देश का, तो स्विस बैंक में जमा किया जी। अंग्रेज लूट करके अपना लंदन ले गए, उन पर कोई बातें नहीं होती, उस पर कोई बात नहीं होती है। हम तो पूछते हैं कि मुगल लूट के स्विस बैंक भर दिए, स्विस बैंक कौन भर दिया? मुगल लूटे तो ले कहाँ गए? जिसकी 9 पीढ़ियाँ यही दफन है इसी देश में जी। 9 पीढ़ियाँ सेवा किया उन्होंने, 900 साल सेवा किया इस देश की। सभी राजाओं ने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित कर दिया। संगठित भारत, अखंड भारत, जिन्होंने इस देश की हिंदू संस्कृतियों को भी सहेजा, मुस्लिम संस्कृतियों को, हर जैन, पारसी, किसी का खत्म है क्या? सबकी संस्कृतियाँ बची हुई देश के अंदर। यदि 1% की आबादी किसी की है, आधा % की आबादी किसी जात की है, वो भी सुरक्षित है इस देश के अंदर। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि मुगल जो है इनकी संस्कृतियों से को बचा के रखने वालों में से, न कि खत्म करने वालों में से। दारा शिको औरंगजेब के बड़े भाई थे जी। दारा शिको ने बाकायदा एक धर्म संसद बनाई थी और सभी धर्मों का अनुसंधान केंद्र बनाया था, और पूरा पैसा देते थे, पूरा उनको सहायता देते थे कि आप अपने धर्म पर जितना रिसर्च करना चाहो कर सकते जी। दारा शिको के बारे में आप पता कर लीजिए। औरंगजेब उनके बाद आए। औरंगजेब सख्त शासक थे, मंदिर नहीं। वैसे तो किसी मंदिर का अभी तक इतिहासकार बता नहीं पाए, प्रमाण नहीं दे पाए, मुंह से कहने को छोड़ दिए। लेकिन जिन लोगों ने, जो लोग कहते हैं कि मंदिर तोड़वाया, वही लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने गोलकुंडा का मस्जिद भी तोड़वाया था। मंदिर भी तोड़वाया तो मस्जिद भी तोड़वाया और बनवाया भी फिर। लंबा इतिहास अगर हम बताने लगे तो 2-3 मंदिर भी कोई बनवाया है औरंगजेब? सारी मंदिर बनाया कौन जी? राज उनका था, सेवा वो कर रहे थे, इस देश के शासक थे, तो उन्होंने तो मंदिर के लिए पैसा देते थे, जमीन देते थे। सभी इतिहासकार, निष्पक्ष इतिहासकारों से आप बात कर लीजिए। आज भले कोई इस शोर में लोग डर रहे कुछ बोलने में, लेकिन इतिहास के पन्ने में जो लिख दिया गया वो तो मिट नहीं सकता जी। तो आज दिल्ली में जिस तरह से जो है चलाया जा रहा है अभियान, अकबर रोड, ये रोड, वो रोड, सब मुगलों के नाम से रोड है, इसको जो बदला जाएगा। एक कुंठित भावना है। मुगलों के समय में औरंगजेब की बात करते हैं, औरंगजेब की GDP 25 की थी, और आज़ादी के बाद लगातार इस देश में आम आदमी तो नीचे गया है। अच्छा। सरकार में बैठे मिनिस्टर लोग अमीर भले जितना हो गए, देश तरक्की किया, किसान तरक्की किया, वैज्ञानिक तरक्की किया, लेकिन राजनीति करने के लिए ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं। मुगलों ने ज्यादती किया, ये किया, नाम बदल दो। अरे भाई, नींबू 300 रुपये किलो बिक रहा है, उसका नाम हम आलू रख दें तो आलू हम बिकेगा नींबू? नहीं, कोई चीज़ का एक तरीका होता है ना। इलाहाबाद के अंदर 1 करोड़ लोग रोज आते हैं कुंभ में नहाने। यदि भीड़ से कोई चीज़ बदला जा सकता था तो भीड़ से सिंगापुर हो जाता है इलाहाबाद। योजना चाहिए, योजना पर कार्य अमल चाहिए। पूरी निष्पक्ष ईमानदारी के साथ देश की तरक्की करने के लिए आज़ादी के बाद इस देश में कभी हिंदू मुसलमान होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हमेशा एक मुसलमान की आबादी कम है, इसलिए उसको बार बार उससे और बहुसंख्यक के बीच में नफरत खड़ा करने के लिए, एक दीवार खड़ी करने के लिए ये सब किया जाता है, और राजनीति करने के लिए सब किया जाता है। देश में कभी, देश की पार्लियामेंट में आप बताइए कि कभी विकास के सवाल पर पार्लियामेंट फुल होती है, लेकिन जब मंदिर मस्जिद की बात आती है तो पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ फुल रहती है, सारे MP मेंबर्स मौजूद रहते हैं।
और जब विकास की बात की जाती है, आर्थिक चीज़ों पर बहस होती है, तो 10%, 15%, 20% सांसद मौजूद होते हैं, बाकी संसद खाली रहती है। तो ये तो आपने भी देखा होगा। जनता भी यही सुनना चाहती है क्या? जनता तो मजबूर है जी। हम टीवी लगा रखे हैं घर में, तो जो चैनल दिखाएगा हम वही ना देखेंगे। हम नहीं देखना चाहते तो टीवी बंद कर देंगे, कितना देर बंद रखेंगे, फिर तो खोलेंगे ना उसको, फिर उनका ही तो चीज़ देखेंगे ना। आखिर हम मान रहे हैं, हमको अगर एंटरटेन करना है या दुनिया में क्या हो रहा है जानना है, हमको पता है कि ये चैनल बायस्ड है, ये चैनल खराब दिखाता है, तो खोले कौन सा चैनल, अच्छा कौन दिखाता है। ये संकट है ना हमारे सामने, तो मजबूर होकर हमको वही कूड़ा करकट देखना है जो देश में नफरत को फैला रहा है, बाजार गर्म कर रहे, धर्म की बात कर रहे, जात की बात कर रहे। अरे धर्म हमारे अपने आइडियोलॉजी से आगे बढ़ता है। धर्म या कोई भी चीज अपनी आइडियोलॉजी से दुनिया में फैलता है। हमारी गुंडागर्दी का हम तलवार से या बंदूक से या गोली से थोड़े धर्म फैला सकते। धर्म आइडियोलॉजी से बढ़ता है। कोई भी विचारधारा से आगे बढ़ती है। आपकी विचारधारा मजबूत होगी, दुनिया भर में आप फैल जाएंगे। विचारधारा कमजोर होगी, दुनिया भर से सिमट जाएंगे। कितने धर्म आए और कितने धर्म चले गए, लेकिन जो चीज़ हमें पसंद आती है, अब आप अजान पे तकलीफ, हिजाब पे तकलीफ, हमारी चीज़ों से आपका क्या लेना देना है। हम तो कुछ बोलते नहीं, हमारे हिजाब पहनने से गर्मी आपको तो लगेगी नहीं, हमारे नमाज पढ़ने से पैर दरा आपका तो करेगा नहीं। हम जो कर रहे करने, यही तो इस देश की खूबसूरती है ना, कि हर धर्म मजहब के लोग, मैंने तो कहा अभी आपसे कि 1%, आधा % आबादी वाले लोग भी इस देश में उतने ही सुरक्षित हैं, उतने ही सम्मान है जितना 25 और 40% वाले लोग हैं। इस देश का संविधान हर एक जाति का एक परिवार होगी उसको भी उतना ही सम्मान देते, कोई भेदभाव नहीं, अधिकार भी उतने ही अधिकार भी उसको जी। उसको जा करके आप थाना में FIR लिखने के लिए लिखना पड़ता है क्या कि हम कौन जाति के हैं? ऐसा नहीं है। न्याय व्यवस्था को ये लोग खत्म करना चाह रहे हैं। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक कोई विषय नहीं है इस देश में। आप बहुसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक को रौन देंगे। भारत का संविधान इसकी इजाज़त देगा आपको। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी संविधान से न प्रधानमंत्री हैं जी, तो संविधान से देश चलेगा, आपकी मर्जी से चलेगा नहीं। तो नाम बदलने का जो है क्या फायदा होने वाला है? नाम बदलने का फायदा होता है कि 300 से 400 करोड़ का खर्च होता है उस नाम को ठीक करने में। आंकड़ा उठा के देख लीजिए। जनता को भी कुछ मिलेगा उसमें? मैं तो कह रहा हूँ, फजील अहमद का नाम हटा करके योगी रख लें तो हम मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हम फजील अहमद योगी हो जाए जी तो मुख्यमंत्री नहीं हो पाएंगे। इतना ही फर्क है नाम का, और कोई फर्क नहीं। इन्होंने दिल्ली में हमसे कहा, बीजेपी के एक प्रवक्ता ने, औरंगजेब नाम क्यों है, जहांगीर रोड नाम क्यों है, अकबर रोड नाम क्यों है? मैंने कहा डलहौजी रोड भी है एक, कभी उस पर आवाज नहीं उठी। इंडिया गेट अंग्रेजों ने बनाया, उस पर आप बात नहीं करते, वही तो गुलामी का प्रतीक है। पार्लियामेंट भी गुलामी का प्रतीक है। गेटवे भी तो अंग्रेजों ने ही बनवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, ये सब तो अंग्रेजों ने बनाया ना जी। तो आप कहीं नहीं इसको मिटा दे रहे हैं। लाल किला में आप जाकर झंडा रोहण करते हैं ना, कहीं करते हैं आप, वही तो गुलामी का प्रतीक है, तोड़ दीजिए उसको। इन सब चीज़ों से कुछ होना नहीं है। अगर सरकार ये बना ले तो न तो अल्पसंख्यक का कुछ होना है, न बहुसंख्यक का कुछ होना है। इस देश में चाहे चाकू गिरे तरबूजा पर या तरबूजा गिरे चाकू पर, कटना तरबूजा को ही है जी। अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, मजा तो मिनिस्टर का बेटा उठा रहा है, मंत्री और सांसद और विधायक के परिवार के लोग उठा रहे हैं। आम आदमी कटने के लिए ही है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो। आम आदमी की जीवन इस देश के अंदर वैसे ही कुंठा भरी जिंदगी, वैसे कटना को आम आदमी को ही, तकलीफ आम आदमी को ही उठाना है। आज तो बिजली नहीं है तो घर देख के थोड़ी हो रहा है कि मुसलमान घर में रहेगी या हिंदू घर में नहीं रहेगी। सभी लोग परेशान है। सड़कें टूटी हैं तो सभी लोग चल रहे उस पर, गिर रहे, मर रहे सब लोग। किसी एक जाति का आदमी थोड़ी परेशान हो रहा है। आज जिस तरह से देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है, कल को आपके बच्चे को नौकरी नहीं, आपको नौकरी नहीं, आमदनी नहीं और सरकार खर्चा आपका ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या करेंगे? हमको भूख लगी है तो हमको आटा चाहिए ना जी। और सरकार कह रही कि हम तुमको गोल्ड माइन दे रहे हैं, हम मंदिर बना रहे हैं। तो आप मंदिर बनाने से आप खुश हो जाएंगे या मस्जिद बनाने से मुसलमान खुश हो जाएगा? पेट नहीं भरने वाला। पेट तो नहीं भरने वाला। जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? हाँ, जीवन ये बुनियादी सवाल इस देश में कब उठेगा? जात धर्म मजहब के आधार पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी भी वही है और भारतीय जनता पार्टी भी वही है।
दोनों लोग मिल करके इस देश को एक ही रास्ते पे ले चलना चाहते हैं। आम आदमी कब उठेगा? आम आदमी का तो कुछ होना नहीं। जी, आम आदमी को मतलब जगना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, जगे हुए हैं, सोया कोई नहीं है जी, लेकिन व्यवस्था इतना जटिल है, सरकारों का इतना जबरदस्त दबाव है। ये लोकतंत्र का देश है। आप थाना में जाके तो बात कहिए ना। आप तो एक ट्वीट लोग कर दे रहे हैं मुख्यमंत्री को तो उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। यही लोकतंत्र है। हमें आज़ादी है ना। जी, लोगों ने कहा कि आप प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों बोले? हम कब 70 साल से बोल रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री की आलोचना करने का अधिकार है, भारत के संविधान ने दे रखा है। 14 से पहले भी हम लोग मनमोहन सिंह कहते थे। मनमोहन सिंह को नहीं कहे कि लाल बहादुर शास्त्री को नहीं कहे, HD देवगौड़ा को यही लोग कहते थे, अरे वो तो सोते हैं पीछे बैठ करके, प्रधानमंत्री सोते रहते हैं। किसको छोड़ा आपने? चंद्रशेखर जी, VP सिंह, किसको छोड़ा आपने? किसको छोड़ा? अब इस देश की यही खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बैठा है और सारे MP प्रधानमंत्री के खिलाफ आलोचना कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? उसको बोलने नहीं देंगे। और आम आदमी को भी अगर कोई तकलीफ, एक ट्वीट कोई कर रहा है तो उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। कोई अखबार, किसी स्कूल का कोई बच्चा खाना अगर जमीन पे खा रहा है उसके बारे में पूछ दे रहा है तो उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा हमला तो मीडिया पर है। मीडिया को क्रश करने की कोशिश की जाए ताकि आपका मुंह बंद हो जाए, आपकी कलम गुलाम हो जाए, आपकी सोच बेईमान हो जाए। ये खतरा है मीडिया पर। मीडिया चौथा स्तंभ है इस देश का। उसको ही जब आप खत्म कर देंगे तो बचेगा क्या इस देश में? फिर तो इमरजेंसी में क्या था? इंदिरा गांधी के खिलाफ लोग पूरा देश क्यों हुआ था? यही था ना, चौथे स्तंभ को उन्होंने खत्म कर दिया था। इसलिए दिक्कतें देश के सामने आई। नहीं तो फिर वैसे ही माहौल बनाने की कोशिश करें। माहौल नहीं, अघोषित इमरजेंसी है। अघोषित है, आप नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे तो आपको सरकारी अमला जेल में डालेगा। आप देखा बलिया के पत्रकार पेपर लीक मामले में, पत्रकार ने क्यों पेपर लीक पत्रकार ने किया, 28 दिन जेल में रख दी उसको। वो बधाई देना चाहता हूँ बलिया के पत्रकारों को, उन्होंने संगठित होकर के अपनी ताकत दिखाई और बलिया के पत्रकारों की गूंज दिल्ली तक गई। मैंने भी राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके बलिया के पत्रकार की आवाज उठाई, क्योंकि मुझे मेरी प्राइमरी पाठशाला बलिया है, मेरा घर है, ये मेरी प्राइमरी पाठशाला है। इन्हीं पत्रकारों ने, जो उन पत्रकारों के लिए आवाज उठा रहे थे, कभी हमको भी यहाँ से सामाजिक जीवन में उठने का एक विशेष अवसर अखबार और मीडिया के लोगों ने दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इसलिए जब भी यहाँ के पत्रकार को जेल भेजा गया, सबसे पहली आवाज़ उठाने वाला दिल्ली में मैं था। मैंने न्यूज़ 18 के डिबेट में मैंने उठाया इस बात को और यहाँ पे उसका असर दिखा। मीडिया को जिस तरह से बलिया के मीडिया ने तो दिल्ली को अपनी बहरे कान को गूंज सुनाई दी। ऐसी मीडिया होनी चाहिए पूरे देश में, जो बलिया की मीडिया है। ठीक, आप मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिनका साफ तौर से कहना था कि देश के चौथे स्तंभ को खत्म कर दिया गया है। ये उनकी आवाज़ों को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर जिस तरह से मुगलों के नाम को बदला जा रहा है, उनके रोड जो उनके नाम पे रखे गए हैं या स्मारक रखे गए उनको जो है ख़त्म करने की कोशिश की रही, तो उनका जो है एक तरीके से कटाक्ष था कि अगर उनके नामों को जो आप बदल रहे हैं तो क्यों नहीं डलहौजी रोड है, गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट है, क्या आप उसको भी ख़त्म कर सकते हैं? उस पर तो कोई सवाल नहीं कर रहा। किस तरह की जो है आज राजनीति की जा रही है। आप भारत मीडिया के लिए समझ के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट आप देखते रहें भारत मीडिया चैनल।